तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में द्रव्य पाया जाता है ना, तो उसके अंदर जो जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो जो उसके अंदर रहते हैं, अंगक जो रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। फिर और पढ़ेंगे अपन इसमें राइबोसोम के बारे में, साइटोप्लाज्मिक राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेंट्रोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइब्रिल्स, फिलामेंट, टिब्यूल्स, ये भी पढ़ेंगे। इसमें और जानेंगे अपन, सबसे पहले जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पहले बताया गया है, चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये दो तरह का हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का हुआ। एक ऐसी संरचना है जो नलिकाओं से मिलके बनी है और जाल जैसी फैली हुई है, और इस पे दो तरह की सतहें हैं। पहली खुरदुरी सतह, जिस पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदुरी सतह पे राइबोसोम के कण चिपके होते हैं, और जो चिकनी सतह होती है उसमें लिपिड और स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण होता है, यानी निर्माण होता है। लिपिड, तेल घी वाले पदार्थों के साथ लिपिड पड़ते हैं, और इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन जो इम्यूनिटी पावर मतलब लड़ने की क्षमता जो बढ़ाएंगे, वो उसमें कार्य करते हैं। और जो कुछ दवाई गोली खाते हैं उनसे, उनमें जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको भी नष्ट करने का कार्य करता है। ये पेशी कोशिकाओं में इम्पल्स का संवाहन करते हैं। मांसपेशी, पेशी कोशिका मतलब उनमें जो है इम्पल्स भेजने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको अभी ये सामने से उठ के ये पेन उठाना है, आपका मस्तिष्क यदि आदेश ही कर रहा है, मान लो, अब पेशी कोशिकाओं को संवेग तो भेजना पड़ेगा, आदेश को भेजना पड़ेगा। तो ये उन सेल्स के थ्रू, सेल्स के अंदर रहकर ये कार्य कर रहा है कि आदेश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल्स, पूरे शरीर की कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आवेगों को ये लाएगा और ले जाएगा, ये कार्य इसका है। यकृत कोशिकाओं में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का कार्य करता है। यकृत कोशिका मतलब आपका जो लीवर है, उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बनाने का कार्य कर रहा है, तथा आपका जो अमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्त्रावण करना, HCl जो होता है आपके अमाशय में, उसको स्त्रावित करने में ये मदद कर रहा है, क्योंकि ये सेल के अंदर का पार्ट है। दूसरा पार्ट है अपना गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ये भी होता है, मेम्ब्रेन का एक समूह होता है, झिल्ली का एक समूह है ये, जो भौतिक रूप से और क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। आपने अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उससे ये जुड़ी हुई संरचना है गोल्गी एपरेटस। ये न्यूक्लियस के पास में रहता है, ये न्यूक्लियस के पास में होता है। इसमें लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन का एक पार्ट कहलाए, लाइपोप्रोटीन अधिक मात्रा में इसमें मिलेगा। गोल्गी एपरेटस का संबंध कोशिका को रासायनिक क्रिया कराने के लिए और विशेषकर स्त्रावण कराने की क्रिया से है। सेल्स भी केमिकल रिएक्शन होता है सेल्स के अंतर्गत, तो वो एक क्रिया कराएगा। और सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब अपने अंदर की कोई भी पदार्थ हो उसको बाहर निकालना, तो सिक्रीशंस करने का कारण स्त्रावण की क्रिया में कार्य करेगा। यही ग्लाइकोप्रोटीन के स्त्राव में पॉलीसैकेराइड अंश के संश्लेषण भी कराता है। पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज का पाचन या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में पॉलीसैकेराइड आप पढ़ोगे, उसके बनाने में मदद कर रहा है। ये इसकी आकृति जो है, इसका आकार जो है ना, ये कोशिका की सक्रियता के आधार पे, कोशिका जैसी जैसी जहाँ की सक्रिय होगी उसके आधार पे इसका आकार भी रहता है ना। इसके पश्चात कोशिका में उत्पन्न हुए स्त्रावी पदार्थ गोल्गी में इकट्ठे हो जाते हैं। कोशिका कला के कार्यों, कोशिका कला से जो बाहर इनको छोड़ दिया जाता है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? सेल्स से जो स्त्रावी होने वाले पदार्थ हैं उनको बाहर ये छोड़ देता है। नेक्स्ट है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। अनेकों छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो अंडाकार रॉड के समान संरचनाएं होती हैं। चारों तरफ साइटोप्लाज्म में ये बिखरी होती हैं, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जीवित कोशिका में इधर उधर ये घूमते रहते हैं, जिनकी संख्या और आकार में परिवर्तन भी होता रहता है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित भी हो जाते हैं। मतलब विभाजन होना मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया तो कहो 2 बन जाए, ऐसे विभाजन होता रहता है। ये समूह में भी इकट्ठे हो जाते हैं, कई माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे इकट्ठे होकर गुच्छा बना ले, कहो एक समूह बना ले। ये कभी कभी ये बिखरे रहते हैं, कभी ये गुच्छा बना लेते हैं। तो इनको कोशिका का पावर हाउस नाम दिया गया है, क्योंकि इनके अंतर्गत एटीपी के रूप में ऊर्जा संचय होती है। जो आप भोज्य पदार्थ खाते हो, जब वो भीतर पच जाते हैं, पचने के बाद सेल के अंदर की जो क्रिया होती है, कोशिका के अंदर जो क्रिया होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचय किया जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है जैविक क्रिया करने के लिए। जैविक क्रिया मतलब कोशिकाओं के अंदर क्रिया, और जैविक क्रिया मतलब जो जीवों के अंदर जो सारी क्रियाएं चलती हैं, उन क्रियाओं को जैविक क्रिया कहते हैं। कोशिका का यही अंगक सेल रेस्पायरेशन के लिए उत्तरदायी होता है। सेल रेस्पायरेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है कोशिका के अंतर्गत, वो सेल रेस्पायरेशन होता है। और एक रेस्पायरेशन कहाँ पड़ रहे थे, श्वसन तंत्र में, जब कैपिलरी के चारों तरफ, एल्विलाई के चारों तरफ जब रेस्पायरेशन हुआ था, ऑक्सीजन अंदर गई थी और ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद बाहर गई थी। इनका संश्लेषण, इनका प्रोटीन संश्लेषण तथा लिपिड चयापचय में भी माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है। मतलब प्रोटीन का संश्लेषण बनाने में भी मदद हो रहा है, और लिपिड को पचाना है, चयापचय यदि उसका करना है, मेटाबॉलिज्म, तो उसमें भी इसमें मदद मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया इन सब चीज़ों में कार्य करता है। आपके शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा जो संचित हो रही माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, ये एटीपी में भी कन्वर्ट हो जाता है। जब आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एटीपी के 3 अणु टूटकर एडीपी के 2 अणु में बन जाते हैं, एक अणु इससे मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होना मतलब ऊर्जा का उत्पन्न होना। नेक्स्ट है अपना टॉपिक लाइसोसोम। ये भी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे इसको, इसके अंदर पाया जाता है। लाइसोसोम एक स्फटिकाएँ यानी मेम्ब्रेनस वेसिकल, मतलब गोल थैली जैसी एक संरचना कहला गई जी, अंडाकार गोलाकार थैली। इन संरचनाओं के अंतर्गत हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो यानी पानी, लाइटिक मतलब नष्ट करने वाला, एंजाइम मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो चीज़ों को नष्ट करता है। ये कोशिका के भीतर, जो कोशिका के भीतर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड के अणु भी पाए जाते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं को में विखंडित कर देता है। तो सेल के भीतर जो आपका प्रोटीन पाया जा रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, वसा पाया जा रहा है, एवं न्यूक्लिक एसिड के बड़े बड़े जो कण हैं, उनके छोटे अणु में विखंडन का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है कि लाइसोसोम को अपने अंदर के पदार्थों को भी पचाना पड़ता है, यानी लाइसोसोम अपने अंदर के पदार्थों को पचा देता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो इसके अंदर कौन से गुण होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब इंट्रा यानी अंदर, सेलुलर यानी सेल के अंदर के पदार्थों को भी ये पचा लेता है, पाचन का कार्य में मदद करता है सेल के अंतर्गत। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को, जो कोशिका क्षतिग्रस्त यानी चोट और लग गई जिनको, उसको भी लाइसोसोम पचा जाता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर तो एक क्रिया चलती रहती है, कई कोशिकाएं मरती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, और कई कोशिकाओं का निर्माण अपने शरीर में ऐसा चलता रहता है। अब जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है, लाइसोसोम उसको पचा लेता है। तो ये काम है लाइसोसोम का। ये WBC में ऐसे एंजाइम उत्पन्न कर देता है। WBC क्या करता है, श्वेत रक्त कणिकाएं अपने शरीर में कोई भी सेल से या कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल है, चारों तरफ से घेरेगा उसको और उसको मार के नष्ट कर देगा, पचा देगा उसको पूरा। और ये लाइसोसोम मदद कैसे करता है, उनको इस तरीके से चारों तरफ से एंजाइम उत्पन्न करेगा उसके, और सूक्ष्म जीव के द्वारा उसको पचा दिया जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस की क्रिया, जीवाणु भक्षण की क्रिया। ये जीवाणु भक्षण की क्रिया जो हो रही है,
लाइसोसोम के अंतर्गत ये एक उसका विलक्षण क्रिया है। ऐसा बहुत कम होता है, विलक्षण मतलब थोड़ा हट की क्रिया है, अद्भुत क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है एक तरह का ये, तथा ये समस्त साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में एकाकी तथा समूहों में बिखरे होते हैं। या तो ये अकेले अकेले तैरते रहते हैं या गुच्छे में भी मिल जाते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी शॉर्टकट मतलब बोलेंगे RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड से भरपूर रहते हैं। समस्त कोशिका का 60% प्रोटीन इन्हीं में रहता है। 60% प्रोटीन कोशिका के अंदर का यही रखती है, इसीलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन को बनाने का काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका है। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास छड़ जैसी आकृति होती है, केंद्रक के पास छड़ जैसी आकृति, उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। धागों के समान ये चारों तरफ निकली हुई संरचनाओं से घिरे होते हैं। इनमें कुछ गहरे रंग की 2 गोलाकार संरचनाएं होती हैं, बीच में गोलाकार संरचनाएं भी होती हैं, जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रोसोम इन्हीं सेंट्रियोल्स द्वारा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, आगे चल के इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। इसमें इसकी भूमिका है, यानी सेंट्रोसोम की भूमिका और सेंट्रियोल्स की भूमिका, ये आगे चल के अपने को पढ़ना है। कुछ अन्य संरचनाएं देखते हैं, विविध संरचनाएं, जिसमें प्लाज्मोसिन साइटोप्लाज्म में सदैव विद्यमान रहने वाला एक संगठन है। इसमें पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? छोटे छोटे रिक्त स्थान जो दिखाई देते हैं, इनको अपन वैक्यूल्स कहते हैं। ये परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तन यानी बदलाव होता रहता है, इसमें कुछ मात्रा में लिपिड भरा रहता है। ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में उपस्थित उपर्युक्त संरचनाओं के अतिरिक्त कोशिकाओं के फिजियोलॉजिकल अवस्था में धूप तपने के पश्चात त्वचा की एपिथेलियल कोशिकाओं में पिगमेंट के कण प्रकट हो जाना, कुछ कण और भी उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दाने, आपकी त्वचा में छोटे छोटे दाने निकलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जब यदि आप धूप में ज़्यादा बैठ लेते हो, जैसे गर्मी के सीजन में धूप ज़्यादा लग जाती है, तो त्वचा में लाल लाल छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। छोटे दाने अलग स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। तो ये लाल दानों के अतिरिक्त कुछ अन्य दाने भी प्रकट हो सकते हैं आपकी त्वचा में, तो ये कणिकाएँ कहलाती हैं, ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। इंटरसेल्युलर फाइब्रिल्स, इंटर यानी इंट्रासेल्युलर फाइब्रिल्स, इंट्रा यानी अंदर, सेल्युलर मतलब सेल के अंदर, फाइब्रिल्स मतलब छोटे छोटे तंतु। इसमें कुछ लंबे आकार के प्रोटीन के कण होते हैं, जिनमें डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक प्रोटीन रहता है, DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन अधिक रहता है। ये कण आपस में लंबाई में सटे रहते हैं और इंट्रासेल्युलर फाइब्रिल का निर्माण करते हैं। तो इसके उदाहरण के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स में टोनोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स, ये चीज़ पढ़ेंगे। एपिथेलियल सेल्स की यदि अपन सेक्शन पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी पढ़ेंगे, तो टोनोफाइब्रिल पढ़ लेंगे, माइक्रोस्कोप से देख निकाल, मायोफाइब्रिल्स पढ़ेंगे। तंत्रिका नर्व के अंतर्गत भी इसमें पढ़ेंगे, मतलब नर्व सेल पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत अपन इसको नर्व फाइबर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ेंगे, लास्ट जो है अपना तीसरा जो टॉपिक है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। केंद्रक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर शरीर के सभी सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं होता, ये लिखा है, ठीक है। एक गोलाकार संरचना होती है केंद्रक, जो सेल के अंदर पाई जाती है। स्केलेटल मसल और कुछ अन्य कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, मतलब केंद्रक की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। स्केलेटल मसल में केंद्रक कोशिका का बड़ा अंगक होता है, ऑर्गेनिल्स, तथा ये कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान दोहरी परत वाला होता है।
मतलब डबल लेयर, दोहरी परत में दोहरी लेयर वाला होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक की झिल्ली को केंद्र की झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये दोहरी परत की होती है, चारों तरफ से ये घेर के रखती है, जिससे केंद्रक साइटोप्लाज्म से अलग होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कुछ पदार्थ साइटोप्लाज्म के बीच में आ जा सकते हैं। इन पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। मतलब चारों तरफ झिल्ली है, झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हैं, बाहर के पदार्थ अंदर के पदार्थों को अंदर बाहर एक्सचेंज करने के लिए ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के भीतर विद्यमान द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का द्रव और न्यूक्लियस के बाहर का द्रव, दोनों द्रव अलग अलग है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। दोनों द्रव के नाम अलग अलग है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म का ही एक भाग होता है, जो पहले पढ़े थे। ये कोशिका की वृद्धि कोशिका को दो संतति डॉटर सेल में विभाजन करने के लिए सूचना जमा रखता है। यानी एक कोशिका, दो कोशिका, एक मेन कोशिका है, इसको क्या कहेंगे, मदर सेल, माँ, मदर सेल, और दो जब उससे संतति होगी, मतलब एक सेल दो में डिवाइड होगी, तो वो दो डॉटर सेल कहलाएगी। एक सेल से दो सेल्स, मतलब कोशिका विभाजन में आप इसी तरह से पढ़ोगे, एक कोशिका दो में बटेगी, दो कोशिका चार में बटेगी, चार आठ में, आठ 16 में। मतलब ये हमारे शरीर में क्रिया होती रहती इस तरह से कि सेल्स अपना डिवीज़न करती हैं। और सेल डिवीज़न के अंतर्गत इसके अलावा अपन पढ़ेंगे एक और संरचना, जो धागे जैसी सूत्रबद्ध संरचनाएं होंगी न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं। ये डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन की परस्पर कुंडली बनकर बने संरचना क्रोमेटिन से बनते हैं। क्रोमेटिन एक प्रोटीन का नेटवर्क होता है, उससे ये मिलके बनते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिन में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम पर लड़ी के रूप में ये विद्वान होते हैं, जिन पर जीन्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम की संरचना पहले पढ़े कि क्रोमोसोम की संरचना के अंतर्गत अपन जीन पढ़ेंगे। और डीएनए की संरचना, ये मुड़ी ऐसे सीढ़ी के कार की संरचना जो स्कूल के टाइम में पढ़ते थे, उसमें AGTC ऐसे जो बॉन्ड पढ़ते थे लिख के, ये वही संरचना है क्रोमोसोम और जीन्स। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे दादा, पिता, बेटा, या फिर बेटे का जब बेटा, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रोग भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसके लिए अपन जेनेटिक स्टडी करते हैं। तो जिसके अंतर्गत बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपको सिकल सेल एनीमिया एक उदाहरण बताया गया है, सिकलिंग की एक बीमारी होती है उसके अंतर्गत। तो हेरिडिटी के लिए अलग से पढ़ाई होती है, आनुवांशिकी की पढ़ाई। क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, और जब देख सकते हो जब सेल का डिवीज़न होने की तैयारी रहती है। न्यूक्लियस के भीतर एक छोटी गाढ़ी गोल संरचना होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कुछ प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण का भी कार्य करता है। तो आज का ये अपना इतना